नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। गुजरात का गुमान, हिमाचल का अरमान। जी हां, आज सुबह से जिस तरीके से जो मतगणना है वो जारी है, रुझान लगातार आ रहे हैं और अब तस्वीर जो है लगभग साफ हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से अगर खास तौर पर गुजरात की बात करें तो गुजरात में बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वहीं अगर हिमाचल की खास तौर पर बात की जाए तो हिमाचल में साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी वहां पर बढ़त बनाते हुए हालांकि दिखाई पड़ रही है। लेकिन हालांकि हमको कुछ और समय का इंतजार करना होगा ताकि तब तक तस्वीर पूरी साफ हो जाए और ये पता चल पाए कि आखिर गुजरात और हिमाचल में शाम होते होते आखिर किसकी सरकार बन रही है। हालांकि जो रुझान है वो साफ तौर पर नतीजों को स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल कुछ समय और देर का इंतजार है, इसके बाद तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि आपको बताएं कि जिस तरीके से घाट लोढ़िया से बीजेपी के भूपेंद्र पटेल ने जीत हासिल कर ली है। देखिए किस तरीके से गुजरात में जो जीत का परचम है बीजेपी लहरा चुकी है और 99,712 वोटों से भूपेंद्र पटेल जीते हैं। यानी कि गुजरात के सीएम मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर बड़ी जीत को हासिल करते हुए घाट लोढ़िया जो सीट है वो अपने नाम कर दी है। और इसी तरीके से अलग अलग कई ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी अपना कब्जा जमाते हुए साफ तौर पर यहां पर दिखाई पड़ रही है। और घाट लोढ़िया सीट से बीजेपी के भूपेंद्र पटेल जीते हैं और 99,712 वोटों से भूपेंद्र पटेल ने जीत हासिल की है। सीएम हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अपने जो सीट है वो बचाने का काम कर लिया है। यानी कि जिस तरीके से सबकी निगाहें अक्सर हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री की सीट पर खासतौर पर रहती है कि अपनी सीट को मुख्यमंत्री बचा पाते हैं या फिर नहीं बचा पाते। लेकिन आपको बताएं कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर भूपेंद्र पटेल ने घाट लोढ़िया सीट से बड़ी जीत हासिल कर ली है। मैं भाजपा कार्यालय में हूँ। हमारे साथ आज राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं और आइए हम इनसे जानते हैं। गुजरात में भारी मैंडेट दिख रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? स्वाभाविक तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और उनके जो विकास के कार्य हैं उसको गुजरात की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया है। लेकिन हिमाचल में आप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर आप क्या अभी बोलेंगे? हिमाचल का अंतिम परिणाम आने तक जो, चूंकि वहाँ जीत हार का जो अंतर है वो कुछ सैकड़ा वोटों का होता है, तो अंतिम परिणाम आने तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने जोरों शोरों से चुनाव लड़ा, तो क्या आपको लगता है कि विपक्षी वोट बढ़ गया, इससे आपको फायदा हुआ? अब उनके वोटों का यह है कि हिमाचल प्रदेश पंजाब का पड़ोसी राज्य है, जहाँ पंजाब में उनका शासन है और पंजाब हिमाचल प्रदेश के हर सीट पर उनकी जमानत जब्त हो गई, तो क्या जोर शोर से चुनाव लड़ा हो। और भारतीय जनता पार्टी को अगर 54% वोट मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी पार्टी कहने जीती। 54% वोट का सीधा संकेत है कि भारतीय जनता प्रचंड जनादेश ना गुजरात ने तय किया। आम आदमी पार्टी तो अनायास ही हवाई दावे करती है। तो हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी मौजूद थे, धन्यवाद आपका समय के लिए। से लेकर आपको बताया कि हिमाचल में
जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए तो इसके नतीजे आज साफ तौर पर शाम तक स्पष्ट हो जाएंगे और इसी को लेकर सुबह से जो काउंटिंग का दौर है वो लगातार जारी है। और ऐसे में रुझानों के दौर में साफ तौर पर गुजरात की अगर खासतौर पर बात की जाए तो गुजरात में बीजेपी सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रही है, तो वहीं हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि हिमाचल में कांटे की टक्कर साफ तौर पर दिखाई पड़ी है। हालांकि अगर मुख्यमंत्री के चेहरों की बात की जाए तो चाहे गुजरात हो या फिर हिमाचल, गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल ने अपनी जो सीट थी उससे जीत हासिल कर ली, तो वहीं आपको बताएं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर सिराज सीट से पर अपना कब्जा छठी बार जमा लिया है। तो बीजेपी में जश्न का माहौल साफ तौर पर देख पा रहे होंगे और अलग अलग जगह की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने सुना कि किस तरीके से जो बीजेपी नेता हैं वो जश्न के माहौल में हैं और जिस तरीके से जो प्रचंड जीत गुजरात में हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर मोदी फैक्टर को श्रेय तमाम नेता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि जो स्थानीय मुद्दे उठाने की कोशिश जो की गई थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी की ओर से हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी की ओर से हो, लेकिन स्थानीय मुद्दों का जो फैक्टर था उसका समीकरण नहीं बैठ पाया और मोदी फैक्टर ने इस कदर कमल खिलाकर कमाल कर दिया कि जो अब तक के इतिहास में गुजरात पे नहीं हुआ, वो आंकड़े साफ तौर पर बीजेपी लेकर आई और अपने ही 2002 के सन 2002 में जो चुनाव हुआ था उसमें 127 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और उसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए साफ तौर पर 150 से ज्यादा वोट इस चुनाव में बीजेपी ने हासिल कर लिए हैं। और अगर पिछले चुनाव की हम बात करें 2017 की, तो बीजेपी 99 सीटों पर मात्र थम गई थी। हालांकि जीत हासिल जरूर हुई थी लेकिन जो आंकड़ा था वो सिर्फ 99 सीटों का था। और लेकिन इस बार की जो जीत है ये वाकई अपने आप में ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि जिस तरीके से जिस बहुमत के साथ जनता ने बीजेपी को स्वीकार किया, ये कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ा करती है। क्योंकि जिस तरीके से इस बार आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अलग अलग जगह पर चुनावी रैलियां करते हुए दिखाई पड़े थे, हम सबने देखा था, लेकिन जो असर है आम आदमी पार्टी का गुजरात में कम देखने को मिल पा रहा है। हालांकि कुछ सीटें हैं जो गुजरात में साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के खाते में आई हैं, लेकिन अगर हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में एक भी सीट जो है आम आदमी पार्टी नहीं ला पाई है। उत्तराखंड वाला हाल साफ तौर पर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के लिए दोहराता हुआ नजर आया है। लेकिन खास तौर पर अगर गुजरात की बात की जाए, गुजरात में जिस तरीके से तमाम अलग अलग ऐसे जातीय समीकरण हालांकि साधने की कोशिश की गई और किस तरीके से जो बीजेपी के कई ऐसे नेता थे जिन्हें टिकट दोबारा नहीं दिया गया, वो बीजेपी से नाराज हो गए थे, कई नेता बागी हो गए थे। लेकिन बावजूद इसके हालांकि लगातार इस तरीके के संशय बन रही थी, संभावनाएं बन रही थी कि बीजेपी कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को इसका उठाना पड़ सकता है। लेकिन साफ तौर पर नुकसान छोड़िए, जो फायदा अब तक होता रहा है उससे दुगना तिगुना फायदा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में हुआ है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दरअसल गुजरात में मोदी की लहर है और मोदी का जो फैक्टर है, क्योंकि मोदी पीएम नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र गुजरात है, गृह राज्य गुजरात है और ऐसे में जो असर है वो साफ तौर पर गुजरात में देखने को मिला। हालांकि अगर अलग अलग तरीके से सीटों की बात की जाए तो साफ तौर पर जो सीएम है गुजरात के वो अपनी सीट जीत चुके हैं। घाट लोहिया सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि वो इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं और ऐसी तमाम अन्य सीटें हैं जिसमें बीजेपी कब्जा करने में साफ तौर पर कामयाब रही है। वही अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो 2017 से बहुत ज़्यादा खराब प्रदर्शन, क्योंकि 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में 77 सीटें कांग्रेस पार्टी के एक पाले में थी, लेकिन इस बार जो आंकड़ा है वो बहुत कम आंकड़ा गुजरात का है, मात्र 20 सीटों में सिमटते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। और अगर वही बात हिमाचल प्रदेश की कर ले तो हिमाचल प्रदेश में साफ तौर पर पिछले चुनाव में कांग्रेस 21 सीटों पर थी, तो इस बार की अगर बात की जाए तो हालांकि इस बार जो कांग्रेस का दबदबा है वो हिमाचल प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है और क्योंकि जो बहुमत से ज़्यादा आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के पास अब आ चुका है, तो ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो ये बताती है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है।
हालांकि हिमाचल में 2017 की बात की जाए तो बीजेपी 44 सीटों पर थी और सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार बहुमत के आंकड़े से बहुत नीचे बीजेपी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। 27 सीटें मात्र हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आपका जो आंकड़ा है वो अब तक 0 पर है। लगातार जिस तरीके से जो कांटे की टक्कर हालांकि हिमाचल में दिखाई पड़ रही थी, हालांकि गुजरात में तस्वीर लगभग पूरी साफ हो चुकी है, लेकिन हिमाचल में कांटे की टक्कर हालांकि बरकरार, लेकिन फिर भी बहुमत से ज़्यादा आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के पास अब आ चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो चुकी हैं कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही। तो वहीं गुजरात में आपको बताएं कि गुजरात में बीजेपी की साफ तौर पर बहुमत के साथ सरकार बन रही है। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जी जुड़ गए हैं लाइव, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, मैं आपको स्वागत करना चाहूंगी अजय जी। नमस्कार लता जी, नमस्कार। बिल्कुल अजय जी, जिस तरीके से जो सुबह से हम देख रहे थे रुझानों का दौर लगातार जारी था, हालांकि गुजरात में लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है कि गुजरात में प्रचंड बहुमत के साथ जो है बीजेपी दोबारा से रिपीट कर रही। तो वहीं अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो परंपरा थी वो चलती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, पिछली बार बीजेपी की सरकार थी तो इस बार कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या कुछ कमेंट कीजिएगा इन दोनों राज्यों के लिए? हमको इस लोकतांत्रिक चुनाव को समझना होगा। हाँ। पहले के जमाने में जो चुनाव होता था वो बड़े ही दमंगई थे और जातिगत और उस तरह के वोट पड़ा करते थे, लेकिन आज हमें समझना होगा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लोकप्रियता और गुजरात के मॉडल की दशा और वहाँ के लोगों का बढ़ना यह दर्शाता है कि गुजरात में बहुत प्रचंड जीत हुई है। हाँ। और दूसरी तरफ वो परंपरा हिमाचल, आप देखिए हिमाचल में ठाकुर बहुल और ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, वहाँ राजपूतों का राज्य चलता है। तो ऐसी स्थिति में परंपरा बनी हुई है कि 5 साल कांग्रेस को देना है और 5 साल बीजेपी को देना है, और इसी परंपरा को वहाँ की जनता ने बरकरार रखा है। और तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गढ़ में योगी आदित्यनाथ जी के लोक संसदीय जो सीट है, मैनपुरी की सीट है, उस सीट पर लोगों ने काम को वोट दिया है, जहाँ मुलायम यादव और अखिलेश परिवार ने, आप समझिए मैनपुरी इटाओं में जितना काम किया उस काम की वजह से आज डिम्पल 1 लाख वोटों से ज्यादा मत प्राप्त कर रही है। ऐसी स्थिति में हमें ये समझना होगा कि राजनीति की जो दशा है, आज जो नवयुवक है, जो नवयुवतियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को एक देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये देखिए कि एमसीडी चुनाव में भी महिलाओं ने अच्छी जीत की और गुजरात में भी अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो युवा है या अब जो नए बच्चे हैं या नए लोग आए हैं, तो इस समय राजनीति में एक ही चीज देखा जा रहा है कि कौन किस कदर कितना अच्छा काम कर रहा है, हमें सरकार को क्या करना चाहिए। और इसी परंपरा को निभाते हुए कि 5 साल कांग्रेस को देखना है, 5 साल बीजेपी को देखना है और हिमाचल के प्रदेश को, अरुणाचल के विकास को बढ़ाना है। और ठीक उसी तरह से आप गुजरात को भी मान सकते हैं, क्योंकि गुजरात का मॉडल नरेंद्र मोदी का, ये तो बहुत बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी के 27 साल जीतने के बाद अगर प्रचंड जीत से जीत रहे तो निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री की लोकप्रियता दर्शाती है। वाकई अजय जी, ऐसे में क्या बड़ा फैक्टर आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से 27 साल बाद भी जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है वो बीजेपी ने तोड़ा है। 127 सीटें 2000 में थी, लेकिन अब 150 के पार सीटें। ये क्या फैक्टर आप समझ रहे हैं? क्या ये सिर्फ मोदी फैक्टर है या वाकई गुजरात में की जो जनता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर कोई स्थानीय समस्याएं नहीं है, परेशानी नहीं है, जिनको उभारने का काम हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रहे थे? नहीं, परेशानियां तो बिल्कुल है वहाँ पर। हाँ। वहाँ पर प्रवासियों को बहुत परेशानी है। सूरत में देखिए, सूरत में आज भी वहाँ का प्रवासी बहुत परेशान है, पोरबंदर में परेशान है, कच्छ में परेशान है, भुज में परेशान है। वहाँ परेशानी तो है, लेकिन उस परेशानी का कोई तोड़ नहीं है, कोई ऐसा विकल्प नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को देख रहे थे और वहाँ गहलोत जैसे व्यक्ति को जो राजस्थान में
फेलोर कहलाते हैं, कोई बहुत अच्छे नहीं कहलाते हैं। वहाँ सचिन पायलट और गहलोत से अक्सर विवाद हुआ करता है। उन जैसे व्यक्तियों को कांग्रेस ने वहाँ प्रोजेक्ट करने के लिए भेज दिया, जिसका खामियाजा जो वहाँ के मुस्लिम वोटर थे उन्होंने भी करीब 25% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और जो वहाँ का मुस्लिम तबका है वो 75% वोट में से बढ़ करके कुछ आम आदमी पार्टी और कुछ इसमें चला गया, जिसकी वजह से और गुजरात के लोग जो है ना, एक मैंडेट दे तो किसको दे, वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तित्व नहीं दिखा है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वहां सफल हो पाई है। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि गुजरात में भी शराब का कितना बड़ा हादसा हुआ, 70-80 लोग मर गए, मोरबी कांड हुआ, और वहां पर कितने लोग कक्ष में जला दिए गए, कितने हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे लोगों ने वहां के प्रवासियों को भगाने का काम किया जो अन्य राज्य से आकर रहते हैं। ऐसा भी आप समझ सकते हैं आज की डेट में भारत देश के 80% राज्य को चलाने वाला अगर कोई है तो वो प्रवासी व्यक्ति है, क्योंकि प्रवासी जो है वहाँ मजदूरी से लेकर के, दाई से लेकर, ठेला चालक से लेकर के, रेडी से लेकर के, फैक्ट्रियों की मजदूरी से लेकर के अच्छे अच्छे पोस्टों पर भी काम कर रहे हैं, और वहाँ पर वो टैक्स दे के रहते हैं। तो उन लोगों ने ये चीज को समझा है कि नहीं भाई, हमारा जो ये राज्य है, इस राज्य में हमें प्रताड़ना तो मिलती है, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के उस मॉडल, गुजरात मॉडल में हमें एक फायदा भी मिलता है कि हमें यहाँ रोजगार मिलता है। अब देखिए गुजरात की जो रोजगार की परसेंटेज है वो मात्र 7% है, और वहीं भारत देश में हरियाणा की जो बेरोजगारी की परसेंटेज है वो 37% है। तो कहाँ 37% और कहाँ 7%, बहुत अंतर आता है। तो राज्यों के विकास के हिसाब से गुजरात जो है अच्छे विकास में, कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि गुजरात की जनता के पास बेहतर विकल्प ना होने की वजह से उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, बीजेपी का, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का गृह राज्य वो है। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता को ये लगता है कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी या बीजेपी को जिताएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ विकास हो जाए प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आम आदमी पार्टी फिलहाल इतने बड़े स्तर पर अभी नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसीलिए यानी कि जनता के पास सिर्फ एक ऑप्शन बीजेपी का है, इसीलिए ये जीत प्रचंड हासिल हुई है बीजेपी को। नहीं लता जी, एक बात और समझना होगा। देखिए हमारे भारत देश की आजादी से पहले गुजरात का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। देखिए महात्मा गांधी भी गुजरात से, जिन्ना भी गुजरात से, पटेल भी गुजरात से। तो गुजरात की जो धरती है, उस धरती का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को समझना होगा हमें। आज गुजरात में नरेंद्र मोदी 30 साल कांग्रेस रही, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने जब अपना परचम लहराया, मुख्यमंत्री रहे, तो 27 साल से गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने चाहे 10%, 20% उनकी कमियां रही हो, लेकिन उन सारी कमियों को नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री काल में 2014 के बाद से जो भारत देश में काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर का 370, ये सारे जो कारनामे किए हैं, उसका कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का नाम का फायदा मिलता है और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है। यानी कि राष्ट्रीय मुद्दे जो है गुजरात में हावी रहे। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अगर हम पूरे समीकरण को देखें, जो चुनाव के दौरान जितनी भी गतिविधियां हुई, किस तरीके से बीजेपी ने अपने पुराने चेहरे को जो है टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से कई चेहरे बागी भी हो गए थे। ये एक बहुत बड़ा मौका था कांग्रेस पार्टी के लिए। और इसके बाद जो मोरबी में हादसा हुआ, ये एक बड़ा मौका था कांग्रेस पार्टी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के पास इतने मौके होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूफ नहीं कर पाई, ये कहा जाए, या फिर कांग्रेस पार्टी में जो तमाम जो बड़े बड़े नेता, चाहे हार्दिक पटेल की हम बात कर लें, वो एक बड़ा लॉस कांग्रेस पार्टी के लिए था। तो कांग्रेस पार्टी की हार की अब समीक्षा किस तरीके से करेंगे? क्या कारण सर आप मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इन कारणों की वजह से गुजरात में लैग कर गई? लता जी, मैं आपको एक कंपैरिजन बताना चाहता हूँ। हाँ। देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का नाम आज बहुत आगे है, और भारत देश के कई राज्यों में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की डिमांड होती है। लेकिन उन्हीं के उत्तर प्रदेश में यदि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी 1 लाख वोट से जीतती है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जो काम करता है उसका वजन होता है। और निश्चित तौर से वहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी, जो आज नहीं है हमारे बीच, और अखिलेश जी ने काम किया है तो उनको वोट मिला है। ठीक उसी तरह से मैं कांग्रेस की बात करूंगा। कांग्रेस के पास कितने मुद्दे थे, बेरोजगारी से लेकर, सिलेंडर से लेकर, पेट्रोल से लेकर, मोरबी से लेकर, शराब कांड से लेकर, बहुत से ऐसे मुद्दे होने के बावजूद भी
कांग्रेस ने वहां पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से आप समझिए कांग्रेस वहां कमजोर हुई है। और कांग्रेस का ऐसा धड़ा टूट करके बीजेपी की तरफ जाने की कोशिश भी किया है। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से ऐसे कद्दावर नेता को हटाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हटने के बाद कांग्रेस में कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर गया नहीं। अगर गया होता तो शायद उसका असर कुछ और पड़ता, लेकिन गया नहीं। इसी यही कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस की हार हुई है और कांग्रेस कमजोर हुई है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा अगर निकाल रही है तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से कितना जनता समझ पा रही है या कितना जनता जुड़ रही है, इस पर निर्भर करता है। बिल्कुल, वाकई यानी कि जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जरूर निकाल रहे हैं, लेकिन एकजुट अपने नेताओं को नहीं कर पा रहे हैं, जनता को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, जिसका खामियाजा ये रहा कि हालांकि चलो हिमाचल में तो सरकार उनकी बन रही है, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन गुजरात में जिस तरीके से दावा कांग्रेस पार्टी कर रही थी और तमाम जो जरिए मिले कांग्रेस पार्टी को चाहती तो उन जरिए को इस्तेमाल कर सकती थी, उनके हथकंडा बनाकर एक अच्छा बखूबी प्रदर्शन वो कर सकती थी, लेकिन नहीं कर पाई। बहरहाल अब यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तिवारी जी, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को उन्होंने लिख के दे दिया था कि सरकार उन्हीं की बन रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें सर, अरविंद केजरीवाल तो लिख के दे दिए थे कि सरकार उन्हीं की बन रही है, भविष्यवाणी सही होगी। देखिए, राजनीति में जब कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ता है तो अपने आप को जीतता हुआ मानता है, और ये आम आदमी पार्टी की बड़ी अच्छी बात है कि वह जो है अपने आप को यह दर्शाती रही कि मैं जीत रहा हूँ और हम सरकार बना रहे हैं। उसमें बड़ा अच्छा रोड शो और बाकी चीज भी करने का प्रयास किया है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि पंजाब से कुछ लोग, कुछ लीडर, कुछ संगठन जा करके खुलेआम चिल्ला रहे थे कि किसी को भी वोट देना, आम आदमी पार्टी को मत देना। और आम आदमी पार्टी की जो ये 5-6 सीटें आई हैं, जो परसेंटेज मिला है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वोट को काट के मिला है, कांग्रेस की वोट को तोड़ के मिला है। आप देखिए, कांग्रेस के वोट की वजह से आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी स्थिति में ये बात आपको मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में भी जो ये 134 सीट प्राप्त की हुई है, आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल से वहां पर काम कर रही थी और 15 साल से उसकी बुराई, जो गंदगी जो समाज कर रही थी। तिवारी जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सर कांग्रेस नेता ब्रजराज सिंह भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत करना चाहूंगी आपका एफएम न्यूज पर। ब्रजराज जी, क्या कहिएगा, पिछले चुनाव में गुजरात में 77 पर आप थे और इस बार 20 में अटक कर आकर रह गए, क्या कमेंट करिएगा? देखिए, मैं इससे बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, जो भाजपा चाहती थी वो करने में सफल हो गई। दरअसल वो ये चाहती थी कि जो 79 सीटें जो कांग्रेस पहले जीत के आई थी, वो इस बार कांग्रेस बढ़ना चाहे, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में बुलाने के साथ साथ कितना उनकी मदद की कि 10-20 हजार हर सीटों में वोट कांग्रेस का कटा है, जिस वजह से कांग्रेस की सीटें इतनी कम हो गई हैं और बीजेपी इतनी ये आंकड़ा इस वजह से मिल रहा है। और आप देखिएगा वो इसमें सफल हुई, मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ। मतलब आप जो गुजरात में जो आपकी हार हुई है, इसका श्रेय भी आप बीजेपी को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिश की, तो सर कोशिश आप भी कर लेते जीतने की। आपके पास तो मौका था, कई ऐसे नए चेहरे, कई पुराने चेहरे जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, मोरबी हादसा, स्थानीय मुद्दे, क्या आप मुद्दा बना पाए? देखिए, दरअसल देखिए, हिंदू मुस्लिम और जो ये इनका आम आदमी पार्टी का जो उन्होंने इनको जो बुलाया, मैं कह रहा हूँ उनको न्योता दिया, वो सबसे कारण ये रही है। और जनता तक हम शायद नहीं पहुंचा पाए। जनता का बिल्कुल स्वागत करते हैं और ये प्रयास करेंगे। देखिए, हार जीत एक चुनावी एक तो रिजल्ट तो होते ही है, हार जीत। हालांकि हिमाचल में जीत आपको दिख रही है सर, इसके लिए बधाई दूंगी ब्रजराज जी आपको। हिमाचल में सरकार आप बना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत। लेकिन वो परंपरा के चलते कहा जाए कि हो सकता है कि जिस तरीके से हिमाचल में जो राजनीतिक परंपरा है ना, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, लेकिन कांटे की टक्कर तो हिमाचल में भी दिखाई पड़ी। धड़कनें बढ़ घट जरूर रही होंगी कांग्रेस पार्टी की। लोगों ने बिल्कुल भाजपा को नकार दिया है और बिल्कुल तय हो गया था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आएगी। और अभी तो आंकड़ा ये अभी देखिए धीरे धीरे बढ़ेगा और ये 45 तक जाएगा, मैं आपको बता दूं।
और 45 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार। और जो कल एमसीडी में हुआ सर, उसके लिए क्या फिर कहेंगे? जब आप कह रहे हैं कि लोग भाजपा को नकार रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को कौन स्वीकार कर रहा है, बताइएगा। देश की जनता ही स्वीकार कर रही है, देश की जनता ही स्वीकार कर रही है। और धीरे धीरे जहां जहां हम मैसेज नहीं पहुंचा पाए अपना, जहां जहां वो हम अगले चुनाव में गुजरात जी, आपका मैसेज पहुंचाने के लिए तो आपके नेता जमीन पर खुद उतरे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा देश के कोने कोने से निकल रही है, मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है जनता तक, लग रहा है। क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, ये चीज आप देखिए कि बीजेपी का गुजरात पहले से था। मैं नॉर्मल एक अगर गैर राजनीतिक चर्चा करें, एक सामान्य, तो गुजरात उनका पहले से था, लेकिन हमारा हिमाचल नहीं था। हमने हिमाचल जनता ने हमको सौंपा है और हम 5 साल बहुत अच्छा विकास के पथ पर हम काम करेंगे और जनता भी देखेगी। और हिमाचल से ही पूरे प्रदेश में और पूरे देश में उन्होंने मैसेज दे दिया है कि अब कांग्रेस फिर से बिल्कुल सफल हो चुकी है अपनी रणनीति को दोबारा जनता तक पहुंचाने के लिए। चलिए, तिवारी जी, जिस तरीके से ब्रजराज जी ने कहा कि देखिए गुजरात में तो ये एक्सेप्ट था कि गुजरात तो बीजेपी का ही है, लेकिन हिमाचल में एक्सेप्ट नहीं था, तो क्या ये जो गुजरात में जो नतीजे आ रहे हैं, जो पिछली बार 77 में थे, इस बार 20 में आ गए हैं, क्या ये कांग्रेस की एक्सेप्ट कर लिया है, उसी का नतीजा है? लता जी, ब्रजराज जी हमारे छोटे भाई हैं। मैं इनकी बात का एक तारीफ करूंगा कि ब्रजराज जी ने बड़े अच्छे ढंग से अपने कांग्रेस को बचाते हुए अपने शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो ब्रजराज जी कह रहे हैं, हम कहीं ना कहीं जनता तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो भी ठीक कह रहे हैं। अगर वो जनता तक गुजरात में पहुंचे होंगे तो 77 सीट थी 2017 में कांग्रेस की। 77 सीट मामूली सीट नहीं होती है, एकदम भारतीय जनता पार्टी 99 थी। अब ब्रजराज जी आप कहाँ देख रहे हैं? तो आपको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि कांग्रेस के जो गुजरात के लीडर्स थे या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने सही मुद्दे को वहां पर उठाने का काम ही नहीं किया, जिसकी बदौलत कांग्रेस का आज ये हद हुआ है। और आम आदमी पार्टी पहुंच करके कांग्रेस को खत्म करने का प्रयास कर दिया उसने, और कांग्रेस के वोट बट गए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए और कुछ आप में चले गए, कुछ निर्दल की तरफ चले गए, जिसकी वजह से कांग्रेस की हार भी है। और रही बात आपकी हिमाचल की, तो ब्रजराज जी मैं आपको क्लियर बता दूं, हिमाचल के अंदर राजपूतों का बहुत बड़ा जमावड़ा है, राजपूत बाहुल्य क्षेत्र हिमाचल है और ब्राह्मण सेकेंड नंबर पे आता है। राजपूत और ब्राह्मण मिल करके वहां पर ये फैसला कर लेते हैं कि किस पार्टी को जिताना है, इस बार को किस पार्टी को हराना है। और पिछले 20 साल से, 1 साल से नहीं, 20 साल से वो कभी कांग्रेस लाती है, कभी बीजेपी लाती है, और इस बार का टर्म जो है वो कांग्रेस का था। शायद इसी टर्म की वजह से आपकी कांग्रेस वहां पर आई है। इस चीज को आप कतई नहीं कह सकते हैं कि आपके जो धड़े हैं, जो कांग्रेस की मेंटेड भारत देश के लोग दे रहे हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। उसका कारण सिर्फ इतना है कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस एक बहुत मजबूत पार्टी है, कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष है। इस विपक्ष को सरकार का विरोध हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे वो किसी की सरकार हो। मानस को इतना आप बता दीजिए कि विपक्ष में मैं हूँ, अगर सरकार गलत होगी तो मैं उसे उखाड़ फेंकूंगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस काम करती तो निश्चित तौर से दिल्ली में एमसीडी में भी ठीक होती, आपके गुजरात में भी कहीं ना कहीं ठीक होती, और उपचुनाव हो रहे हैं वहां भी ठीक होती। देखिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई, बावजूद में आरजेडी जड़ को खत्म करने के बाद वहाँ के बिडनी में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं बात को तो कांग्रेस को आपको स्वीकारना होगा कि वो खत्म नहीं है, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कमी आई है। और आप कार्यकर्ताओं में कमी सिर्फ इसलिए भी आई है कि समाज में ये फैलाया गया कि परिवारवाद है, कांग्रेस से परिवारवाद है। वाकई ब्रजराज जी, इसी से मिलता जुलता सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जिस तरीके से सर ने कहा कि जो परिवारवाद की जो परिभाषा को जो पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्या इन तमाम बयानों से या फिर जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की होती जा रही है, इस हालत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी संतोषजनक पार्टी बनती जा रही, जितना मिले उसी में संतोष है, मतलब खुद से कोई एफर्ट नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई जोश नहीं, एक होता ना नया खून नया जोश कि आगे बढ़ना और बदलाव करना है। क्या कांग्रेस पार्टी अब जितना मिल रहा है उसी में संतोष करने के मूड में आ गई है? नहीं, संतोष नहीं, हम मैं बार बार बता रहा ना, हिमाचल
तो वो गुस्सा, वो रौद्र, वो उत्साह, वो जोश आखिर क्यों नहीं दिखता कांग्रेस पार्टी में? जो कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी और बड़ी पार्टी कभी थी, आप सोचिए वो पार्टी खत्म होती जा रही है और नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जोश की कमी है। जितना मिला उसमें संतोष नहीं। देखिए ना, भारत जोड़ो यात्रा में आप देखिए, जोश देख लीजिए वहां पर, और जो कार्यकर्ता है वहां पर, सारी चीजें वहां देखने को मिल जाएंगी। आप उस पर भी नजर डालिए। अभी लेकिन इनका असर राज्यों में नहीं हो रहा है ना सर, रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। देखिए रिजल्ट कैसे आकलन किया जाएगा? जब राज्यों में आपकी सरकार बनेगी, जब जनता आपको स्वीकार करेगी, तब कहीं आप समझ पाएंगे कि हाँ कांग्रेस पार्टी भी कहीं एग्जिस्ट करती है। चाहे एमसीडी के इलेक्शन हो, दिल्ली में आपका राज था किसी जमाने में, अब देखिए जनता ने आपको कैसे अस्वीकार किया, उसको भी आपने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि हिमाचल की जीत से खुश होने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि लंबे समय से आपकी सरकार है, वहां पर ही रिवाज रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। वहां की जनता इतनी स्मार्ट है कि दोनों को मौका दिया है। लेकिन गुजरात में 27 सालों से आप वंचित है सरकार से, और अब जो परिणाम सामने आए हैं वो बहुत ज्यादा झटका देने वाले कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां पर विपक्ष में थी। 77 से 20 में आ जाना, 80 भी होता तो समझ आता, 20 में आ जाना। ब्रजराज जी, लता जी, ब्रजराज से मेरे सवाल है। हाँ जी ब्रजराज जी बोलिए। जी, मैं इस पर यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरीके से वहाँ हम लोगों ने प्रचार किया, सारी चीजें, हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ मौजूद रहे, सब नेताओं ने प्रचार किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, हार का कारण कि भी आम आदमी पार्टी का गुजरात में प्रवेश करना और इसमें भाजपा का समर्थन करना, इस वजह से हमारी हार। हम इस बात में चूक गए और हम निरंतर फिर से प्रयास करेंगे। और ये तो सर वाली बात हो गई ना, इसकी टोपी उसके सर, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के कंधे पर डाल दिया जाए। ये तो वही वाली बात होगी। आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दरअसल बीजेपी की हेल्प करने आई थी। ये कोई कारण नहीं हो सकता। जरूर ये कारण हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के आने से आपके वोट कटे हो, लेकिन ये कोई कारण या कोई जिम्मेदाराना जवाब नहीं हो सकता। ब्रजराज जी, देखिए, हम जनता तक बिल्कुल लगातार अभी विपक्ष की भूमिका, जिस तरीके से जनता ने हमें जिस स्थान पर पहुंचाया है, हम उस जगह पर भी पहुंच के हम निरंतर काम कहीं ना कहीं ब्रजराज जी सर, कहीं ना कहीं पता है कि आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है कि जो काम मोदी जी या बीजेपी कर रही है ना, आईटी सेल जो कर रही है, जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस को खत्म करने का काम किया जा रहा है, और आप खत्म हो रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। कभी महसूस करते हैं कांग्रेस नेता होने के नाते? बिल्कुल ये दिखता है सर, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जिस तरीके का परसेप्शन सेट हो रहा है, वो उसी परसेप्शन में सेट होते चले जा रहे हैं। तिवारी जी, कितनी सच्चाई आपको लगती है इस बात पे? आपने हिमाचल की जीत तो इस तरीके से आपने दिखा दी कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। अगर हम जीतते हैं तो आप इस तरीके से इस तरीके से मतलब देख रहे हैं हम आप। और जब वहाँ जब आप देखिए इतना गुजरात में जो उन्होंने, देखिए वही मैंने कहा ना, अभी आप इस बात पर अगर आप कह रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं यहाँ पर, आप अगर ऐसी बयानबाजी करें तो वही वाली बात ना कि जितना मिला उसमें संतोष, जो नहीं मिला उसमें चिंता नहीं है कि आखिर क्यों नहीं मिला। एक राज्य तो आया, संतोष हम इसी पे, इसी बात को रिपीट कर रहे हैं आप। दरअसल जिस स्थिति में हम पहुंचे, हम लगातार हम कार्य करेंगे और उसमें हम बिल्कुल, इसमें चिंतन मंथन तो होगा ही बिल्कुल पार्टी में। अभी उसका आकलन होगा कि आखिर कहाँ चलिए तिवारी जी क्या कमेंट देंगे आप इस पर? तिवारी जी, लता जी, मैं तो बजराज जी के हौसले को बहुत तारीफ करूंगा कि उनका हौसला आज भी है कि कुछ ना कुछ काम करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं बजराज जी से कहना चाहूंगा कि अपने सीनियर लीडर को बताइए कि जिस भारत जोड़ो यात्रा को आप बता रहे हैं, बड़ा हुजूम चल रहा है राजस्थान में, अभी राहुल गांधी जी हैं, राजस्थान भी परंपरा की जगह है, इस बात को मत भूलिए। राजस्थान के लोग भी एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस को लाते हैं, और कांग्रेस का टर्म अभी चल रहा है। तो इस पर आपको सोचना होगा, अपने सीनियर लीडर को बताना होगा कि देखिए राजस्थान में बीजेपी की सीट आ सकती है जिस तरह से हिमाचल की है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं से कमजोर है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत मजबूत पार्टी है, और आज भी कांग्रेस के बहुत से प्रशंसक हैं।
लोग कांग्रेस को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप खुद खत्म हो रहे हैं। खुद इसलिए खत्म हो रहे हैं कि जिस अध्यक्ष को आपको 10 साल पहले बनाना चाहिए था, चाहे वो खड़गे जी हो चाहे कोई हो, अगर उनको 10 साल पहले बनाए होते तो आज आरपीएन सिंह, जतिन प्रसाद, सिंधिया, आपके गुलाम नबी आजाद, ये सारे लोग जो हार्दिक छोड़ पटेल के गए गुजरात हैं की अगर बात की कांग्रेस जाए। तो वो तोड़ के नहीं जाते, क्योंकि वो एक कद्दावर नेता थे। आरपीएन सिंह एक नौजवान व्यक्ति थे, वो भी बड़े अच्छे वक्ता थे। जतिन प्रसाद जी, सिंधिया जी, ये सारे लोग जो गए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ ना कुछ तो कमी आई है, जिसकी वजह से कांग्रेस धाराशायी होती जा रही है। कांग्रेस कहीं उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। तो कांग्रेस को अब सोचना होगा, कांग्रेस कमजोर पार्टी नहीं है, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, तो इसको सोचना होगा कि हम कैसे विपक्ष की भूमिका में मजबूत तरीके से आए और उसको काम करना होगा। रही बात लता जी आज के परिवेश की, तो मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी प्रवासियों के बल पर दिल्ली में चुनाव जीत रही है, प्रवासियों के बल पर पंजाब में जीती है। और मैं बताना चाहता हूँ, हर चैनल पर मैं इस बात को कहता हूँ कि भारत देश के 80% राज्य को देखिए, मुंबई में 1.5 करोड़, गुजरात में 1.25 करोड़, दिल्ली में 1 करोड़, उत्तर प्रदेश में 50 लाख, हरियाणा में 30 लाख, आसाम में 1 करोड़, 1.25 करोड़ बंगाल में। इस तरह के प्रवासी, मैं प्रवासी उसको कहता हूँ जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर रहता है और काम करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, और संविधान के अनुसार वो प्रवासी है, क्योंकि डोमिसाइल उसका डिमांड करता है, डोमिसाइल लगता है उसके लिए। तो वो प्रवासी जो दाई के रूप में काम करता है, मोची के रूप में काम करता है, मजदूरी के रूप में काम करता है, फैक्ट्री में मैनेजर के रूप में काम करता है, कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ना मिल रही है। अब उनको ही देख लीजिए, उनको लेकर के आम आदमी पार्टी आज अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी प्रवासियों के साथ किस तरह से जुड़ाव रखती है, और कहीं ना कहीं ये जो 6 सीट आए हैं वो भी प्रवासियों के आम आदमी पार्टी के जुड़ाव की वजह से आए हैं, अदरवाइज नहीं आते। आप देखिए, तो प्रवासियों के बारे में भी कांग्रेस को या बीजेपी को या किसी पार्टी को सोचना होगा। प्रवासी कल्याण बोर्ड होता तो शायद कोरोना में किसी भी व्यक्ति को पलायन नहीं करना पड़ता। भारत देश के अंदर प्रत्येक राज्य में प्रवासी कल्याण बोर्ड बनवाइए। आप मांग करिए ना, आप विपक्ष हैं, आप लड़ाई करिए। आप लड़ाई करेंगे तभी जाकर सरकार आपकी सुनेगी, जनता आपको कहेगी कि नहीं, कांग्रेस के लोग बड़ा अच्छा आवाज उठा रहे हैं। आप आवाज ही नहीं उठा पा रहे हैं, जिसका कारण है कि आज आप कमजोर हो रहे हैं, मेरा ये मानना है। गुजरात जी क्या कहिएगा, कमजोर हो रहे हैं या फिर जोश आ रहा है कि अब बाहर निकलना, कुछ करना है? क्योंकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा पैम्पर करना पड़ता है, तब जाकर उसे लगता है कि हाँ, मैं एक देश का ऐसी बड़ी पार्टी हूँ जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लता जी, अगर भारतीय जनता पार्टी राम को लेके चल रही है तो ये हनुमान वाले व्यक्ति हैं, इनको जगाना पड़ेगा कि कांग्रेस जागो और विपक्ष में जागो और बेरोजगारी और बाकी महंगाई के मुद्दों के लेके लड़ाई करो। तो ये कांग्रेस लगता है हनुमान बन गई है, एक तो कोई जगाने वाला युवा चाहिए, और वो युवा आपके कांग्रेस में अभी दिख नहीं रहा है। गुजरात जी बताइए। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। पार्टी बिल्कुल मजबूत है, मजबूत स्थिति में है, और बढ़त बनाई है कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा से। अभी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये दोनों चुनाव हुए दरअसल, और जहां मैं बार बार कह ही रहा हूँ कि हमें इस चुनाव से हम इस पर चिंतन मंथन करके आगे की रणनीति तय कांग्रेस पार्टी करेगी। और अभी देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनको अभी कम समय कि बिल्कुल देश में एक कांग्रेस पार्टी का एक नया चेहरा जैसा है, उससे और अच्छा बेहतरीन चेहरा निकल कर आएगा। और जो कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो काम नहीं कर रहा है या जो भी जिस स्थिति में मतलब अनुचित मतलब कार्य के अनुरूप काम नहीं करेगा, पद के अनुरूप, उनको बाहर किया जाएगा। तो जो अभी तक अगर कुछ गलतियां खामियां रही भी होंगी पार्टी में, तो वो दूर कर दी जाएंगी। इस चुनाव बाद आप देखिए 2024 में आप देखिए एक राज्य प्लस हुआ है अभी, उसके बाद आप देखिए परसेंटेज वोट भी बढ़ा है उसमें, आप देखिएगा ना, परसेंटेज वोट भी बढ़ा है। मैं आपके पास लौटूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, आपके पास लौटेंगे। जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं कि अब तक हालांकि मतगणना का दौर जारी था, रुझानों का दौर जारी था, लेकिन अब गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत साफ तौर पर हो चुकी है, प्रचंड जीत बीजेपी को हासिल हो चुकी है। और ऐसे में
पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिखाई पड़ रहा है। जो पार्टी नेता हैं वो अब जीत की खुशियां मना रहे हैं और इसी कड़ी में 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है, जिसमें सीएम भूपेंद्र पटेल दूसरी बार शपथ लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, 12 दिसंबर को आपको बताया कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद साफ तौर पर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश और उत्साह दिखाई पड़ रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल लगातार बना हुआ है। इसी कड़ी में आपको ये भी बताते चलें कि 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें साफ तौर पर जो वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर। तो जिस तरीके से लगातार हमारी चर्चा का दौर भी जारी है, ऐसे में अब 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। जो बीजेपी नेता हैं उनमें काफी जोश है, काफी उत्साह है। कैसे देखेंगे इसे? कांग्रेस से मेरा सवाल है। विजराज जी जी खुशी मनाइएगा, गुजरात में सरकार बन रही है, अब शपथ भी होगी। देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से भी। हाँ, है ना। और कुछ देर में अभी ये भी होगा कि खुशी आपके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही है। वैसे दुख तो मुझे नहीं दिख रहा है, खुश आप जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। ये बहुत हमदर्दी आपकी बीजेपी से है शायद। देखिए, हर स्थिति में एक नॉर्मल ही रहना चाहिए। क्या कोई क्या करेगा, मतलब वहां जाके क्या कोई लड़ाई झगड़ा करना है ना। देखिए, अभी थोड़ी देर में ये भी साफ हो जाएगा कांग्रेस पार्टी की हिमाचल में, और उसकी भी आपके पास डेट आ जाएगी। चलिए, उसकी भी हम डेट का इंतजार करेंगे, ब्रेकिंग का इंतजार करेंगे। तिवारी जी, जिस तरीके से खुशी बृजराज जी के चेहरे पर दिखाई पड़ी, देखिए ये हमदर्दी है। मतलब ये लोकतंत्र की खूबसूरती ही इसे कहा जाए कि जो दूसरी पार्टी है वो जीत रही है, उनका मुख्यमंत्री बन रहा है, लेकिन यहाँ जो दूसरी पहली पार्टी है वो खुश है, क्योंकि जीत हार तो लगी रहती है। ये दरिया दिली इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। देखिए, आप जिसको परफेक्ट में लें, हम हाँ जी तिवारी जी। लता जी, मैं बजराज जी की खुशी को देख रहा हूँ और दोनों तरफ है, और ये बजराज जी की बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बधाई दिया। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से भारत देश के जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि बीजेपी ने जो गुजरात में अपना गुजरात मॉडल को अपने ही रिकॉर्ड तोड़ करके जो ये परचम लहराया है, इससे 2024 का बड़ा असर पड़ेगा। और कांग्रेस के बजराज जी को मैं कहूंगा कि उन्होंने भी जो बधाई दी है वो बहुत अच्छा किया है, और मैं बजराज जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी भी सरकार बन रही है, आपका भी मुख्यमंत्री बन रहा है, और आपको बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को बधाई कि उन्होंने जो है एक जीत हासिल की है हिमाचल में। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा कि मोदी जी का चेहरा निश्चित तौर से जो 2024 में % लहराने के लिए, लोकसभा सीट जीतने के लिए पार्षद के चुनाव में जिस तरह जाता है उस तरह से लोकसभा में भी जाएगा। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ कि खड़गे जी अध्यक्ष कोई बुरे नहीं है, लेकिन हर पार्टी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रदेश अध्यक्ष को लाने का काम करती है। क्योंकि बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि प्रदेश अध्यक्ष मजबूत होता है, यदि सेंटर का अध्यक्ष मजबूत होता है तो उसे बढ़त ज्यादा मिलती है। यदि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो निश्चित तौर से लोकसभा में इनकी अच्छी पकड़ होती। और लोकसभा का चुनाव 2024 में है और 2024 के चुनाव पर बड़ा असर पड़ेगा ये गुजरात के चुनाव का। गुजरात जी, क्या आपको लग रहा है लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो इस तरीके के चुनाव, विधानसभा चुनाव फिर कोई भी चुनाव होते हैं तो वो एक सेमीफाइनल कहा जाता है। हालांकि एक राज्य आपने भले ही जीत लिया हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी क्योंकि और अन्य राज्य भी आपके देश में है। तो ऐसे में लोकसभा में आप कांग्रेस पार्टी को कहाँ देख पा रहे हैं? देखिए, इस बार 2024 में स्पष्ट पूरे बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी, पूरी तैयारी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित हुए हैं उनकी नई रणनीति, और जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग की है, उसके बाद जो सदियों से एक गांधी परिवार होने का एक लांछन लगता रहा है, उसको भी दूर किया है। तो इससे एक जो सामान्य जनता है वाकई
जो कहते थे कि मतलब बीजेपी हमेशा लगाया करती थी आरोप कि बदल कर देखें। हमारे मोदी जी ने खुद एक मंच पे बोला कि कांग्रेस पार्टी इतना कर दे कि वो गांधी परिवार से हटके राष्ट्रीय अध्यक्ष देते, तो हमने दे दिया है और जनता तक ये चीज साबित भी हो गई है। और मैं तो खुद कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखिए एक दलित राजनीति के लिए एक उदय है। ये बहुत देश में दलित की संख्या भी ज्यादा है, दबे कुचले लोग हैं। और वैसे मैं भी बता दूं, मैं भी एक दलित समाज से आता हूं, मैं आपको खुद बता दूं। तो ये चीजें सदियों से इतना एक हमारे लिए भी गर्व की बात है। और एक समुदाय इस कांग्रेस पार्टी में इस वजह से जितना ज्यादा जुड़ेगा वो समय ही बताएगा। 2024 में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। आप देखिए ये हो गया। देखिए चुनावी मुद्दे, देखिए अभी देखिएगा चुनावी मुद्दे ये होते हैं, हिंदू मुस्लिम ये अभी कर ले जाते हैं, बहुत सारी चीजें ये कर ले जाते हैं। लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी ने ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की है, जो संसद भवन में ये महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, इन सब चीजों पे चर्चा नहीं होने देते थे, इस वजह से ये यात्रा निकली है। और अब देश की राजनीति का बिल्कुल राहुल गांधी जी ने बिल्कुल एक दृश्य बदल दिया है। और आप अभी ये उससे राजस्थान से निकल के हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश, जब ये ऊपर कश्मीर तक जाएगी, पूरे देश में बिल्कुल स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि मुख्य मुद्दे हैं क्या। आप देखिए मुख्य मुद्दे हैं क्या। जैसे यूपी में देखिए मतलब बड़ा, यहाँ देखिए यहाँ किसान खाद के लिए लाइन लगी है और बाबा जी वहाँ प्रचार कराने जा रहे हैं। आप इस चीजों को ये चीजें देखिए, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। हमारे अजय जी, मैं आपसे मतलब चाहता हूँ इन सब चीजों पे भी चर्चा होनी चाहिए। मैं देखिए तो क्या कांग्रेस पार्टी ग्राउंड लेवल पर जाकर मुद्दों को उठा पा रही है, तमाम मुद्दे, या फिर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले, ऐसा तो नहीं कि इस बार अब राहुल गांधी की यात्रा पर ही चुनाव टिका हुआ रहेगा, नेता घर से बाहर नहीं निकलेंगे? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना, हमारी पार्टी भी पूरी तरीके से करे, वो गैर चुनावी यात्रा है। लेकिन इससे एक दृश्य जरूर निकल के आएगा जो देश में एक आम जनता को एक नया चेहरा दिखाएगा कि राजनीति ऐसी है। बाद में हिंदू मुस्लिम में उलझ जाते हैं। आप देखिएगा बृजराज जी ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी की यात्रा है उससे एक नया दृश्य निकल कर आएगा। सर, क्या आपको लगता है कि क्या मैसेज जनता तक जा रहा है इस यात्रा का, और या फिर क्या इसका फायदा होगा? क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव थे वहां तो उसका फायदा नहीं देखा जा रहा। देखिए, सबसे पहले तो लता जी मैं बता दूं बृजराज जी को कि अब वो जमाना चला गया जब दलित, ब्राह्मण, ठाकुर और धर्म की लड़ाई लड़ने वाले लोग चुनाव जीता करते थे। अभी जो युवाओं की संख्या है वो 30% ऐसी बढ़ गई है जो युवा किसी भी जाति धर्म को वजन नहीं देता है। वो केवल अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए समाज में देश की अखंडता के लिए वो उसके साथ जुड़ता है जो देश के हित की बात करता है। आप कहते ही आज जो पिछले 70 साल से दलितों को और उनको बढ़ाने का काम किया जा रहा है, मुझसे मैं तो जानना चाहता हूँ कि कितने दलित बढ़ गए? बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो कब तक नहीं बढ़ पाएंगे? और ऐसी स्थिति में धर्म और जाति को लेकर चुनाव की तरफ ध्यान देना ये ठीक बात नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि आप मुद्दे तो बनाए जा रहे हैं, इतने मुद्दे हैं आपके पास, आप कोई आप उठा कर देख लीजिए। मैं तो राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मुझे तो जो ज्ञान है मैं बताता हूँ। चीवर की कितनी भाजपा ने इतना चिल्ला के बोला कि मैंने टॉयलेट बना दिया है, आप देख के आओ वहाँ टॉयलेट कितने बने हैं। आप उठाओ उस मुद्दे को। खाद के लाइन में जो किसान लगा है उसको उठाओ। अभी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किसानों पर लाठी चला के इतना मरवाया है मुख्यमंत्री के घर के पास, उसको उठाओ आप। जरूरी थोड़ी है कि आप भारतीय जनता पार्टी के ही पीछे लगे रहो। जो भी आपको बुरा दिखता है उसके खिलाफ लड़ो, आप महंगाई के खिलाफ लड़ो। मैं कोई कांग्रेस का मैं राय नहीं दे रहा हूँ, कांग्रेस को मैं राय क्यों दूंगा? मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। कोई भी विपक्ष हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई हो, यदि जनता के हित में आवाज उठाता है तो जनता उसके साथ जुड़ती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ी बहुत मजबूती जरूर मिलेगी। लेकिन जनता एक ही चीज जानती है और वो जानती है हमारी तकलीफ। हमारी तकलीफ जो दूर करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। और तकलीफ पे तकलीफ लोगों को मिल रही है, महंगाई है, गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है, जीएसटी है, मुद्दे इतने हैं। विपक्ष आवाज उठाने वाला अगर नहीं होगा तो फिर जो सरकार बनी है वो सरकार वैसी चलती रहेगी और ऐसी जीत होती रहेगी। और
मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा लता जी कि मुझे अभी कहीं जाना था, तो क्षमा चाहता हूँ, अगर इजाजत दें मुझे, चलिए। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि गुजरात में उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की है, और कांग्रेस के लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने भी अपनी जीत हासिल की है हिमाचल में। इस जीत को बरकरार करने के लिए अभी से वक्त है, 2 साल बाकी है, 2 साल में कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए अजय तिवारी जी, और आपका भी बृजराज जी। लेकिन जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से अगर हम गुजरात की बात करें, चाहे हम अन्य राज्यों की बात करें, हालांकि हिमाचल प्रदेश में भले ही कांग्रेस पार्टी ने लीड बना ली हो, लेकिन जो हालात हैं, जो पूरे देश की अगर बात की जाए, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी नज़दीक, और ऐसे में सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक ही राज्य जीतकर इतनी संतुष्टि नहीं ले सकती कि जो जनता है वो प्यार दिखा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगले साल की अगर बात की जाए, आगामी साल में भी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में जो हालात कांग्रेस पार्टी के निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, गुजरात की अगर खासतौर पर बात की जाए, तो गुजरात में 77 सीटों पर कांग्रेस पार्टी काबिज थी, लेकिन अब देखिए जो आंकड़ा है वो 20 तक आ चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं जो मजबूती कांग्रेस पार्टी की गुजरात में थी, क्योंकि गुजरात में हालांकि एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी को देखा जाता था, लेकिन जो हालत विपक्ष के नेताओं की हो गई है, ये साफ तौर पर बताती है कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती के साथ धरातल पर काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जो जनता है उन्हें प्यार अपार कर रही है, और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसका फायदा भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो आज सुबह से जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे हम जो यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं उसकी बात करें, या फिर हम अगर हिमाचल की बात क्यों ना कर लें, हालांकि हिमाचल में कांटे की टक्कर के बाद साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई जरूर दिखाई पड़ रही हो, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि आखिर कैसे गुजरात में बीजेपी का रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई पार्टी नहीं है, और कैसे बीजेपी खुद अपने रिकॉर्ड बनाकर अपने रिकॉर्ड को तोड़ रही है, जो कि वाकई एक प्रचंड जीत के तौर पर बीजेपी के लिए गुजरात को से देखा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर आपको बताया कि 12 दिसंबर को जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल जो अपडेट्स हैं वो लगातार बने रहेंगी, और आपको जो नतीजे हैं वो पूरे स्पष्ट रूप से एफएम न्यूज़ दिखाएगा कि आखिर जो रुझान के बाद जो परिणाम थे आखिर किसमें उसमें किसकी जीत हुई। लेकिन फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।